हेलो नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी मैरिज से रिलेटेड ये सीरीज़ जारी है। आपने सभी वीडियोस बहुत पसंद किए। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊंगा। मेरी ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती वो लोग भी इसके बेसिस पर 100% सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली जितना कारगर है, ये प्रश्न कुंडली से भी उससे भी बेहतरीन यहाँ पर प्रेडिक्शन दी जा सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। किसी भी जन्म कुंडली की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर आज जो मैं कॉम्बिनेशंस आपको बताने वाला हूँ ये आप जन्म कुंडली में लगाएंगे तभी भी चलेंगे, और यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है प्रश्न कुंडली में लगाएंगे तभी भी ये बिल्कुल सटीक बैठने वाले हैं। आज के समय पर जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही आपका लेटेस्ट ये मुद्दा है, और सभी यूथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग के अंदर, उनके पेरेंट्स के दिमाग के अंदर ये प्रश्न उठता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके आपस में लव अफेयर्स होते हैं, तो एक प्रश्न दिमाग के अंदर हमेशा होता है कि जो भी उनका पार्टनर है वो क्या उनसे मैरिज करेगा या नहीं करेगा। पेरेंट्स के दिमाग में भी ये आता है, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए इतने केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स भी ये पूछते हैं कि हमारे बेटे बेटी का किसी के साथ अफेयर है, क्या वो दोनों मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका बिल्कुल सटीक मैं आपको यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। आप खुद सीख कर जाएंगे, आप खुद लगा पाएंगे और इस प्रश्न का आंसर आप खुद ढूंढ पाएंगे। जो मेरा टॉपिक है आज, लव अफेयर टर्निंग इनटू मैरिज। अब अफेयर तो कितने ही होते हैं, मगर मैरिज उनमें से 5-10% से ज़्यादा नहीं होती। स्कूल कॉलेजों में लोग एक दूसरे से रहते हैं, मिलते रहते हैं, मगर जैसे ही वो कैरियर में जाते हैं उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के लड़की के बीच में अफेयर होता है। लड़की का कैरियर यदि एक्सेल कर गया, वो आगे निकल गई, तो जनरली वो आपके छोड़ देती हैं लड़कों को, या इसी तरीके से अपोजिट भी हो सकता है। और इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने में आती हैं। आप प्रश्न कुंडली से किस तरीके से इस चीज को प्रेडिक्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके पास जब भी प्रश्न आया उस समय पर आप एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली क्या होगी, आप उसके अंदर समय डालेंगे जिस समय पर आपके व्हाट्सएप पर भी प्रश्न आया है, या आपके पास कॉल आई है, या आपके पास कोई भी मिलना है, वो टाइम लेंगे, वही डेट लेंगे जिस दिन प्रश्न आया है, और एस्ट्रोलॉजर जहां पर बैठा है उस जगह की एक कुंडली बनाएंगे जिसे हम प्रश्न कुंडली कहेंगे। हालांकि ये कॉम्बिनेशंस आप अपनी जन्म कुंडली पर भी लगा सकते हो। इसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इफ मून इज प्लेस्ड इन 3, 6, 7, 10 और 11th हाउस। इनमें 3, 6, 10, 11 को उपचय हाउसेस बोलते हैं, और 7th यहाँ पर ऐड हो गया है। तो स्पेशली आपका उपचय हाउसेज में 7th हाउस को ऐड कर दीजिए। यदि चंद्रमा प्रश्न कुंडली में इनमें से किसी भी भाव में बैठा हुआ है, बेनिफिक साइन में, और उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके मरकरी, सन और जुपिटर। बेनिफिक साइन का मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स के साइन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है प्रश्न के समय पर। बेनिफिक साइन कौन से होंगे? आपके शुक्र के साइन 2, 7, जुपिटर के साइन 9, 12, बुध के साइन 3, 6। तो 3, 6, 9, 12 एंड 2 और 7 राशियों के अंदर चंद्रमा है, पहली कंडीशन। दूसरा, वो तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11वें भाव के अंदर बैठा है, और उसको एस्पेक्ट मरकरी, सन और जुपिटर कर रहा है। सन जुपिटर करेगा जब पूर्णमासी के अलावा जुपिटर सन कभी भी एस्पेक्ट नहीं कर सकता, मगर जुपिटर कभी भी एस्पेक्ट कर सकता है, मरकरी कभी भी कर सकता है। अभी मैं इस समय की प्रश्न कुंडली में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये कॉम्बिनेशन, कि इस समय पर सपोज मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि मैरिज होगी या नहीं होगी, तो हम देखिए किस तरीके से करेंगे। अभी देखिए इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा है, मैं देख के आपको बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस को यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। सेकंड वन कॉम्बिनेशन है, द पर्सन मे मैरी देयर वी लव्ड और लवर। उस पर्सन की मैरिज हो सकती है जो भी उसका लवर है उससे, यदि लग्न लॉर्ड और 12th लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज हो जाए।
लग्न लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज कैसे होगा? आपका ट्वेल्थ लॉर्ड लग्न में और लग्न लॉर्ड ट्वेल्थ में आकर बैठ जाए प्रश्न कुंडली के अंदर, और जन्म कुंडली में ऐसा है तभी भी आप इसे मानकर चलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में नहीं लगेगा, प्रश्न कुंडली में लगेगा। मगर दूसरा कॉम्बिनेशन यदि आपके प्रश्न कुंडली में या जन्म कुंडली में किसी में भी हो रहा है, एक्सचेंज बिटवीन लग्न लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। ये इंडिकेट करता है डीप इमोशनल और सीक्रेट कनेक्शन विद पोटेंशियल फॉर यूनियन। दोनों के बीच में आपका डीप इमोशनल कनेक्शन होगा, सीक्रेट कनेक्शन होगा और पोटेंशियल फॉर यूनियन, दोनों के बीच में मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। थर्ड वन कॉम्बिनेशन दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सचेंज बिटवीन लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। यदि प्रश्न कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके लग्नेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन है, एक्सचेंज बोलते हैं, जब दोनों एक दूसरे की राशि में जाकर बैठ जाएं, लग्नेश सप्तमेश की राशि में, सप्तमेश लग्नेश की राशि में। सपोज लग्नेश आपका कोई भी प्लेनेट है, मार्स आपका लग्नेश है, सप्तमेश शुक्र है, तो यदि शुक्र की राशि में मार्स बैठ जाए और मार्स की राशि में शुक्र बैठ जाए, तभी भी ये आपकी चाहे जन्म कुंडली में एक कॉम्बिनेशन हो या प्रश्न कुंडली में एक कॉम्बिनेशन हो, तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वीनस एंड मून इन देयर ओन साइन और एक्सोल्टेशन पोजिशन। जब भी आपका शुक्र और चंद्रमा ये दोनों लव के कारक हैं, शुक्र भी लव का कारक है, चंद्रमा भी लव का कारक है, दोनों ही यदि उच्च के या अपनी राशि में बैठे हों, तभी भी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन भी आपकी जन्म कुंडली में है तभी भी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्रश्न कुंडली में है तभी भी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये सजेस्ट करता है प्योर एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। इसके अंदर जो इमोशनल बॉन्ड होगा वो होगा। लव मैरिज बगैर इमोशनल बॉन्ड्स के नहीं हो सकती। यदि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी है मगर इमोशनल बॉन्ड नहीं है तो मैरिज नहीं करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। तो इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस केस उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होगा यदि वीनस और मून प्रश्न कुंडली में या किसी भी नेटिव की जन्म कुंडली के अंदर। क्योंकि जब हम जन्म कुंडली देखेंगे तो दो लोगों की देखनी पड़ेगी आपको, मगर प्रश्न कुंडली एक पर्सन की प्रश्न कुंडली से भी आपको आंसर पता चल जाएगा। हालांकि एक पर्सन की जन्म कुंडली से भी पता चल जाएगा मगर उससे ही नहीं पता चलेगा वो लव मैरिज किससे करेगा, मगर प्रश्न कुंडली से पता चल जाएगा कि जिस पर्सन से रिलेटेड प्रश्न है उसी से लव मैरिज करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, ऑलवेज चेक द कनेक्शन बिटवीन फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। फिफ्थ हाउस एक्चुअली रोमांस, प्रेम, लव इसको रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए, किस तरीके का कनेक्शन होगा? फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, दोनों एक साथ कहीं भी जाकर बैठ जाएं, एक दूसरों की राशियों में बैठ जाएं, एक दूसरे को दृष्टि या एस्पेक्ट डालें, साथ में प्लेस्ड हो, युति में हो, एक दूसरे के भाव के अंदर प्लेस्ड हो, तभी भी वो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये जन्म कुंडली में भी एप्लीकेबल है, प्रश्न कुंडली में भी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से यदि लग्न लॉर्ड भी फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाता है, लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाता है या उसका फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्शन हो जाए, लग्न लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन हो जाए, लग्न लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन हो जाए, आपका फिफ्थ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड का किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए, तो वो शो करता है कि उस पर्सन का लव अफेयर होगा। ओनली लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन है दोनों का, तो वो शो करता है कि उन दोनों व्यक्तियों का लव अफेयर डेफिनेटली होगा उस पर्सन का जिसकी कुंडली में लग्न लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन है। यदि वो कनेक्शन एक्सटेंड हो जाए सेवेंथ लॉर्ड से, मतलब वही लग्न लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड से भी कनेक्ट हो जाए या फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड से भी कनेक्ट हो जाए, मतलब कनेक्शन क्या है अंडरस्टैंड करिए। यदि लग्न लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्शन है तो डेफिनेटली उस पर्सन का कहीं ना कहीं कोई अफेयर होगा, इंक्लिनेशन होगा, ऐसा आप मानकर चलें। और साथ ही में उनमें से किसी का भी सेवेंथ लॉर्ड से भी कनेक्शन हो जाता है, फिफ्थ लॉर्ड का भी हो जाता है, लग्न लॉर्ड का हो जाता है, तो इन तीनों का ट्रायंगल बन जाता है। यदि लग्न लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड का प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली, तो वो लव अफेयर को भी इंडिकेट करता है और लव अफेयर मैरिज में आपका कन्वर्ट होगा, इस चीज को भी इंडिकेट करता है। केवल लग्न लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन है वो इंडिकेट करता है कि लव अफेयर होगा, मगर साथ में उनमें से किसी का भी सेवेंथ लॉर्ड से भी कनेक्शन हो जाता है
किसी भी तरीके का कि 7th लॉर्ड लग्न में जाकर बैठ गया साथ में, 7th लॉर्ड 5th हाउस में जाकर बैठ गया साथ में, इन तीनों हाउसेस का लॉर्ड्स का कनेक्शन यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो लव अफेयर भी होगा और मैरिज भी होगी। सो इन दिस वे हम जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली से बड़े आसान तरीके से आपका बता सकते हैं, आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है कि उसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अब मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा बेस्ड ऑन प्रश्न कुंडली। देखिए सबसे शानदार बात यह है कि इसमें आपको जन्म समय की जरूरत नहीं है और आपकी जन्म कुंडली से ज्यादा बेटर और सटीक यहां पर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन है, आपको ये देखना है जन्म कुंडली में हजारों कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनमें से बहुत सारे लगते भी नहीं है। डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन कहकर जो हम जिन्हें यूज करते हैं पता लगता है उसमें डिले हुआ ही नहीं मैरिज के अंदर। यहां पर प्रश्न कुंडली इसका बहुत ही ज्यादा सटीक आंसर करेगी। अब प्रश्न कुंडली बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति आया और वो पूछता है क्या मेरी मैरिज अभी हो जाएगी या टाइम पे होगी या लेट होगी, तो अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन में अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूं। डिलेड मैरिज में क्या करना है, 8th लॉर्ड अष्टमेश और एक अशुभ ग्रह यदि लग्न को इन्फ्लुएंस करे या 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करता हो और इज प्लेस्ड इन 8th हाउस, इट लेट्स टू डिले इन द मैरिज। 8th लॉर्ड या कोई भी मेलिफिक प्लेनेट अशुभ ग्रह यदि आपको इन्फ्लुएंस करता हो, लग्न को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, लग्न में जाकर बैठ जाए, लग्न को देख ले। 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करे, 7th हाउस में जाकर बैठ जाए, 7th हाउस को देख ले और 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दे, वहां पर जाकर बैठ जाए तो डिले मैरिज होगी। मैं फिर से कॉम्बिनेशन को बता रहा हूं, आपको देखना है 8th लॉर्ड आपकी कुंडली का 8th हाउस का जो भी स्वामी है अष्टमेश या कोई भी मेलिफिक ग्रह हो गए आपके सैटर्न मार्स, यहां पर फंक्शनल मेलिफिक नहीं लेने, आपको नेचुरल मेलिफिक लेने हैं। मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, इन्हें सबको मानकर चले, सूर्य को भी मानकर चले। यदि ये आपके इनमें से कोई भी लग्न को इन्फ्लुएंस करे बाई एस्पेक्ट और प्लेसमेंट, 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करे बाई एस्पेक्ट और प्लेसमेंट या 8वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, इनमें से कोई भी, और प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं तो वो डिलेड मैरिज को इंडिकेट करता है। आप कह दीजिए यदि मैरिज से रिलेटेड प्रश्न आता है कि ये मैरिज आपकी डिले होगी, सर्टेनली आप ऐसा बोलेंगे। फर्दर आता है ब्राइड्स डायरेक्शन, वधु किस दिशा से आएगी। अब इसको वधु नहीं है, आप वर भी मान लीजिए, मतलब आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस दिशा से रिश्ता होगा। अक्सर लोग पूछते हैं, हालांकि आजकल इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, मगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। अब प्रश्न कुंडली खास करिए तो डायरेक्शन को हम डिसाइड यहाँ पर बड़े इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ब्राइड में कम, कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ द लग्न साइन एंड द आरूढ़ लग्न साइन इन द प्रश्न चार्ट। आप लग्न साइन और आरूढ़ लग्न साइन को कंपेयर करेंगे। द स्ट्रोंगर वन गिव्स द एक्यूरेट डायरेक्शनल क्लू। अब स्ट्रोंगर कैसे पता चलेगा, लग्न क्या होती है, आरूढ़ लग्न क्या होती है। लग्न तो आपकी है ही, उसके अंदर जो भी राशि है हर एक राशि की दिशा होती है आपकी। 1, 5, 9 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 2, 6, 10 साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 3, 7, 11 वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 4, 8, 12 आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये सब इन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब आपकी लग्न में इनमें से कोई भी एक साइन है। अब आरूढ़ लग्न देख लीजिए, आरूढ़ लग्न को पद लग्न भी बोलते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, लग्न से लग्नेश तक काउंट करिए। सपोज लग्न से लग्नेश 5वें भाव में बैठा है तो काउंट करने पर 5 आएगा। अब लग्नेश से फिर उतने ही भाव आगे गिनिए, तो 5वें भाव से और 5 आगे गिनेंगे तो 9वें भाव पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जो भी राशि होगी वो आरूढ़ लग्न की राशि होगी। अब आप उन दोनों भावों को देख लीजिए, लग्न को और आरूढ़ लग्न को, किस पर ज्यादा अशुभ असर है, किस पर ज्यादा बेनिफिक शुभ असर है। जिस पर ज्यादा शुभ असर होगा उस राशि की डायरेक्शन से वर या वधु मिलेगा। अब आप क्या है कि आपको सपोज स्ट्रेंथ देखना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2 राशियां पता चल गई, उन दोनों में से किसी न किसी डायरेक्शन पर डेफिनेटली स्पाउस होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप प्रश्न कुंडली खास करिए, प्रश्न कुंडली की लग्न के अंदर राशि देख लीजिएगा, वो राशि किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 1, 5, 9 ईस्ट, 2, 6, 10 आपका साउथ, 3, 7, 11 वेस्ट एंड 4, 8, 12 साउथ नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यदि लग्न में इनमें से कोई भी राशि है तो एक वो डायरेक्शन आपको पता चल गई। दूसरा आप आरूढ़ लग्न निकालिए, लग्न से लग्न लॉर्ड तक काउंट करिए और लग्न लॉर्ड से फिर उतने ही भाव आगे काउंट करने पर जो राशि आएगी वो आरूढ़ लग्न की राशि आएगी। इन दोनों में से किसी न किसी एक डायरेक्शन से आपको स्पाउस मिलेगा। यदि आपको उन भावों की स्ट्रेंथ निकालना आता है तब आपको एक ही दिशा पता चल जाएगी। यदि स्ट्रेंथ निकालना नहीं आता
आता, तब आप ये मान लीजिए कि दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा के अंदर आप बताएंगे नेटिव को कि उसको स्पाउस कहां से मिलने वाला है। अब इसी के अंदर और कॉम्बिनेशन देंगे, आपका नो मैरिज विद फॉर 1 ईयर। आपके पास कोई भी स्पाउस आ गया, कोई भी पर्सन आ गया, प्रश्न कुंडली बनानी है, आपने आपसे पूछ रहा है मेरी शादी हो जाएगी क्या, अभी इस साल हो जाएगी क्या, 1 साल के अंदर हो जाएगी क्या, तो उसका आंसर हम किस तरीके से देंगे। इससे 2 फायदे होंगे, आप ये भी आंसर कर पाएंगे कि इस साल हो जाएगी, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि इस साल के अंदर नहीं होगी। आपने वही प्रश्न कुंडली बनानी है। अब आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं नो मैरिज, मतलब फॉर 1 ईयर ओनली। यदि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो नो मैरिज योगा है। मून ऑफ कृष्ण पक्ष इज प्लेस्ड इन 6th हाउस और 8th हाउस इन एन इवन साइन एंड एसोसिएटेड विद और एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक। ये 3 कॉम्बिनेशन है। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि वो जब प्रश्न करने आया उस समय पर कृष्ण पक्ष है, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलता है, 15 दिन तक शुक्ल पक्ष चलता है। 15 तो यदि जब वो व्यक्ति अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, और पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक होता है, उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो जब आपका कृष्ण पक्ष है वो 15 दिन का, उस समय पर प्रश्न लेकर आया व्यक्ति, ये देखिए पहला क्वेश्चन कब लेकर आया, कृष्ण पक्ष तक। चंद्रमा आपके 6ठे और 8वें भाव के अंदर है आपकी प्रश्न कुंडली में, और उसे अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन, आप 1 मिनट के अंदर आंसर कर पाओगे कि 1 साल में मैरिज होगी कि नहीं होगी। यदि कृष्ण पक्ष में व्यक्ति आए, देखिए कृष्ण पक्ष में आए तो पहली चीज होगी, अब प्रश्न कुंडली में यदि चंद्रमा 6ठे और 8वें भाव के अंदर है और उसे कोई अशुभ ग्रह देख रहा है, इवन साइन में भी बैठा हुआ है, 4 कॉम्बिनेशन है कि आपका पक्ष कृष्ण पक्ष होना चाहिए, चंद्रमा 6ठे और 8वें भाव के अंदर, इवन साइन 2, 4, 6, 8, 10, 12 साइन के अंदर है, और उस पर अशुभ ग्रह का असर है, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर उसकी मैरिज नहीं होने वाली है। वीनस इन 6th और 8th हाउस इन इवन साइन एंड अफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक, डिनायल ऑफ मैरिज। यदि शुक्र यदि 6ठे और 8वें भाव के अंदर है इवन साइन में, और उसे मेलिफिक प्लेनेट देख रहा है, तो आप इतना भी कह सकते हो कि उस पर्सन की मैरिज होना बड़ा डिफिकल्ट है। ये डिनायल ऑफ मैरिज है आपका इन दिस केस ऑल्सो। मगर 1 ईयर के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं प्रश्न कुंडली से, इससे आगे के लिए नहीं बताएंगे। और कॉम्बिनेशन है Saturn placed in odd house from प्रश्न लग्न, except in लग्न itself, delay or denial of marriage unless other factors supported। तो इन जनरल आप देखिए प्रश्न कुंडली में यदि शनि ऑड हाउसेज में बैठा हो, लग्न को छोड़ दीजिए, 3रे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है प्रश्न कुंडली के अंदर, तभी भी आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति की मैरिज टाइम पर नहीं होगी, डिले होगी, या डिनाइल का है। यहाँ पर डिनाइल का मतलब विद इन 1 ईयर है, ध्यान रखना, हमेशा के लिए नहीं है। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, और वैसे प्रैक्टिकल देना प्रश्न कुंडली में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मगर आप इन्हें नोट करके रख लें, ये आपको मैं ऐसे रावण सूत्रास दे रहा हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद कलेक्टेड सूत्रास हैं, और इन सूत्रास को आप यूटिलाइज करिए। आप मैरिज एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल किसी से भी बेहतर कर सकते हो, और इतने सटीक चीज़ें इसमें, आपको क्या प्रश्न है उसका आंसर 1 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा। व्यक्ति आया 1 साल के अंदर मैरिज होगी नहीं, आपने प्रश्न कुंडली कास्ट की, आपको कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सैटर्न ऑड हाउस में तो नहीं बैठा हुआ है, ऑड में बैठा हुआ है तो आप कह दीजिए इस साल मैरिज नहीं होगी। शुक्र देख लीजिए, यदि आपके 6ठे और 8वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है और इवन साइन में और उसको अशुभ देख रहा है, तभी भी कह दीजिए मैरिज नहीं हो सकती। चंद्रमा देख लीजिए, आपका 6 और 8th हाउस में बैठा है इवन साइन में, और उसको मेलिफिक देख रहा है, आप कह दीजिए इस साल मैरिज नहीं होगी, अदरवाइज मैरिज हो जाएगी। दोनों चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है डेथ ऑफ स्पाउस। आप सोच रहे होंगे ये भी क्या प्रश्न हुआ, मगर बहुत सारे लोग लेकर आते हैं जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल हो जाती है, वो चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं मेरा स्पाउस तो मेरे से पहले नहीं चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। हम यंग एज में इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आजकल बच्चे बाहर काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, और जब ओल्ड एज में उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है, उस समय पर उनको ये चिंता और फिक्र और खाने लग जाती है अंदर अंदर कि मेरा जीवन साथी चला गया तो मेरा क्या कैसे गुजारा होगा। तो वो ऐसे प्रश्न लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। तो जीवन साथी की मृत्यु के संकेत क्या है? चेक द 8th हाउस एंड शुक्र। कारका जो होता है, ये प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। आप 8th हाउस चेक करिए प्रश्न कुंडली का, शुक्र जो कारका है स्पाउस का, उसे चेक करिए। अननेचुरल डेथ इंडिकेटर्स, कि अननेचुरल डेथ होगी, एक होती है नेचुरल डेथ,
अननेचुरल डेथ का मतलब हो गया एक्सीडेंट एटसेट्रा, मर्डर, इस तरीके की जो होती है आपकी फायर, इससे जो डेथ होगी वो अननेचुरल डेथ होगी। मेलिफिक इन 8th हाउस फ्रॉम द वीनस, शुक्र से 8वें भाव में अशुभ ग्रह, तो स्पाउस की अननेचुरल डेथ होगी प्रश्न कुंडली में। मार्स एंड सैटर्न इन 8th हाउस फ्रॉम वीनस, डेथ बाई एक्सीडेंट होगी। सैटर्न प्लस राहु इन 8th हाउस फ्रॉम वीनस, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ होगी, आपको पता ही नहीं होगा। अल्टीमेटली आप ये समझ लें, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रश्न कुंडली में शुक्र से 8वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो आपकी एक्सीडेंट या अननेचुरल डेथ के कॉम्बिनेशन है। डेथ बाई फायर भी हो सकती है आपकी। इफ वीनस इज इन एरीज, लियो और स्कॉर्पियो, 1, 5 और 8 साइन, ये एरीज और स्कॉर्पियो तो राशियां हैं एक्चुअली मंगल की, और लियो है सूर्य की है, ये अग्नि तत्व के प्लेनेट है, सूर्य अग्नि तत्व के प्लेनेट में बैठा हुआ है एंड इज एस्पेक्टेड बाई सन एंड मार्स, और सूर्य और मार्स देखें और द 8th लॉर्ड उसे एस्पेक्ट कर ले। शुक्र एरीज, लियो या स्कॉर्पियो साइन के अंदर है और उसे आपका एस्पेक्ट करे सन और मार्स या 8th लॉर्ड, तो उसमें जो स्पाउस की डेथ है वो फायर या बर्निंग से हो सकती है। हालांकि ये प्रश्न आपके पास आएगा नहीं, कोई ये थोड़ी पूछेगा आकर कि फायर से तो डेथ नहीं होगी, मगर आप कॉज देखना चाहते हो कि वीनस यदि आपकी मंगल या सूर्य की राशि में बैठा है और उसे मंगल और सूर्य या 8th लॉर्ड देख रहा है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है। डेथ बाई ड्रोनिंग, पानी में डूबने से क्या डेथ होगी क्या, तो इसका कॉम्बिनेशन है मंगल वोटरी साइन, वो शुक्र जो कारक है स्पाउस का वो वोटरी साइन के अंदर हो, मतलब 4 और 8 के अंदर हो, और मेलिफिक 8th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा हो शुक्र को, तो वो ड्रोनिंग को इंडिकेट करता है। यदि मून भी इन्वॉल्व हो जाए वहां पर किसी तरीके से, तो वो स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन है। मून कैसे इन्वॉल्व हो जाए, यदि वो वीनस के साथ बैठ जाए या वीनस को एस्पेक्ट मून कर देगा, तो ड्रोनिंग से डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये प्रश्न कुंडली में आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, एफ्लिक्टेड मैरिज, डेथ एंड डिवोर्स, एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ज्योतिष में, आपके पास ऐसे क्वेश्चनों की भरमार लगी रहेगी, और मजे की बात यह है जन्म कुंडली से आप इतना सटीक एनालिसिस नहीं कर सकते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली से नहीं बता सकता कि डिवोर्स होगा क्या, मगर प्रश्न कुंडली इसका बिल्कुल सटीक एनालिसिस करती है बगैर किसी दिक्कत के। मैं 4 या पॉइंट बताऊंगा और प्रश्न कुंडली से आप आंसर दे पाएंगे। अब जन्म कुंडली से आप एनालाइज करते रहिए, आपको मैं ये शर्तियां बता सकता हूं। आप जैसा कहोगे कि इसमें डिवोर्स लग रहा है और पता लगा डिवोर्स नहीं होगा, आप कहोगे नहीं डिवोर्स लग रहा हो, पता लगा डिवोर्स हो जाएगा। मगर प्रश्न कुंडली, इन जिन भी प्रश्नों का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, प्रश्न कुंडली के आंसर आपकी जन्म कुंडली से ज्यादा बेटर होंगे। इसका रीजन यह है कि जन्म कुंडली को एनालिसिस करना उतना आसान नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, और उनको समझने के लिए एस्ट्रोलॉजर को एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस तरीके के हजारों केस किए होंगे, तब वो बात पकड़ में आती है कि इसमें डिवोर्स है या नहीं। मगर प्रश्न कुंडली में आप 5 मिनट के अंदर मैं जो कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं, इन्हें आप समझिए, लगाइए, आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही होगा। मगर इसमें कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति पूछने आ रहा है वो सीरियस होना चाहिए अपने प्रश्न की तरफ। यदि वो ऐसे ही पूछ रहा है जस्ट फॉर क्वेरीज, मन कर गया पूछ लिया आपसे, तब आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे विवाह में बाधा, मृत्यु और तलाक के ज्योतिषीय संदेह, एक्चुअली तलाक भी एक तरीके की मृत्यु है, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर तो डिवोर्स जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ फर्स्ट वाइफ का क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए, पहली पत्नी का लॉस। अब लॉस वो किसी वजह से भी हो सकता है। एफ्लिक्टेड 7th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक इन लग्ना 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। 7th लॉर्ड सप्तमेश को एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक, अशुभ ग्रह देख रहे हो, और वो सप्तमेश कहां पर बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है। सप्तमेश 6ठे भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश 9वें भाव में बैठा हुआ है, और सप्तमेश 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो लॉस ऑफ फर्स्ट वाइफ को इंडिकेट करता है। मैं यहाँ पर रीजंस की बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ, सभी कॉम्बिनेशन क्लासिक से लिए गए हैं। तो आपका 7th लॉर्ड है, एफ्लिक्ट हो गया आपका। एफ्लिक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेटली मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, मेलिफिक इन लगना, एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक इन लगना। 7th लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, मेलिफिक उससे देख रहा है, 6ठे भाव में बैठा हुआ है। ये 2 भाव तो आपके प्रॉब्लमेटिक हो गए। 9th और 12th हाउस में बैठा हुआ है। वीक और अफ्लिक्टेड 7th हाउस, प्रॉब्लम इन मैरिज। प्रश्न कुंडली में 7वां भाव एफ्लिक्ट हो जाए तभी भी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। एफ्लिक्ट का मतलब उसे अशुभ ग्रह देख ले या वहां पर जाकर बैठ जाए। 7th लॉर्ड और वीनस इज डेबिलिटेड, कंबस्ट और एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक।
आपका प्रश्न ये है कि डिवोर्स होगा क्या, प्रश्न ये है कि वाइफ की डेथ तो नहीं हो जाएगी, प्रश्न ये है कि मैरिज ठीक चलेगी कि नहीं चलेगी, उस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं हम। आपने प्रश्न कुंडली बनाई, अब उसमें देखा आपने सेवंथ लॉर्ड या वीनस नीच का हो गया है, शुक्र नीच का है, 6 साइन में चला गया है, सेवंथ लॉर्ड नीच का है या कंबस्ट है या उसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, दोनों को देख लें या एक को देख लें, सेवंथ लॉर्ड को देख लें या वीनस को देख लें, दोनों को देख लें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसमें आपको हो गया डिवोर्स हो जाएगा। यदि वो क्रिटिकल है तो डेथ हो जाएगी और मैरिज में परेशानियां रहेंगी। इनका आंसर आप 2 मिनट में कर सकते हो। आपसे पर्सन अगर पूछता है, नहीं हुई है तभी भी पूछता है कि मैरिज कैसी चलेगी, तो अब आप बताओगे एफ्लिक्टेड मैरिज होगी, ठीक नहीं रहेगी मैरिज। फर्दर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेवंथ लॉर्ड और वीनस इन 6, 8 और 12 और एस्पेक्टेड बाय देयर लॉर्ड्स और मेलिफिक। कुल मिला के लिंक ये है कि जो सेवंथ लॉर्ड या वीनस आपके नीच का हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, 6, 8वें 12वें भाव में चला जाए, उनके लॉर्ड से उसका एसोसिएशन हो जाए, अशुभ ग्रहों से एसोसिएशन हो जाए, तो मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसा हम कहेंगे। ये प्रश्न कुंडली में देखना है, जन्म कुंडली में भी देख सकते हो, मगर अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो केवल प्रश्न कुंडली की कर रहा हूँ। अफ्लिक्टेड वीनस ऑब्लिक मरकरी इन द लग्न और 8th हाउस और इन 7th हाउस और 11th हाउस अनफेवरेबल फॉर रिलेशनशिप लॉन्जिविटी। यदि आपका शुक्र और या मरकरी लग्न में हो, 8वें भाव में हो, 7th हाउस में हो या 11th हाउस में है, 1st, 8th, 7th और 11th, ठीक है, ये आपकी जन्म कुंडली के भी कॉम्बिनेशन है। इनमें अधिकतर कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में भी लगेंगे, मगर फिलहाल मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं कि आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया, उस समय पर आपने देखा प्रश्न कुंडली में शुक्र और मरकरी एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्शन का मतलब 6, 8, 12 लॉर्ड से उनका एसोसिएशन है, अशुभ ग्रह उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हैं, अशुभ ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं, वो अशुभ हो गए आपके किसी भी तरीके से। तो यहां पर आपका यदि वो 8वें हाउस के अंदर है, 7वें हाउस के अंदर है, 11वें हाउस के अंदर है, लग्न के अंदर है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर ट्रबल्स को इंडिकेट करते हैं। डेथ ऑफ द कपल सून आफ्टर मैरिज। आप देखते हो कि कई लोगों की अननेचुरल डेथ हो जाती है मैरिज के जस्ट बाद, तो हालांकि ऐसा आपके पास कोई प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दिस कॉम्बिनेशन में लेड टू अननेचुरल डेथ ऑफ बोथ स्पाउसेज आफ्टर मैरिज। आप देखते हो बहुतों के मैरिज के जस्ट बाद दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, तो उसमें मून एंड मार्स टुगेदर इन लग्न और 7th हाउस, ये एक कॉम्बिनेशन है, या मून इन लग्न एंड मार्स इन 7th हाउस। कुल मिला के बात यह है कि लग्न और 7th हाउस के बीच में मून और मार्स का एस्पेक्ट हो या युति हो, तो इन दैट केस दोनों पार्टनर्स की प्रश्न कुंडली के अंदर यदि ऐसा है तो मैरिज के जस्ट बाद डेथ हो सकती है। मार्स इन 6th और 8th हाउस फ्रॉम मून, चंद्रमा से 6 या 8वें भाव में मार्स चला गया तभी भी ऐसा होगा, मतलब षडाष्टक बन रहे हैं दोनों मार्स एंड मून, दोनों एक दूसरे से 6, 8वें भाव में है, दोनों लग्न या 7वें भाव में है, तभी भी ऐसा होगा। मून प्लेस्ड इन 6th और 8th हाउस एंड एफ्लिक्टेड बाय मेलिफिक, ये अर्लियर में एक कॉम्बिनेशन आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा 6 और 8वें भाव के अंदर है तभी भी ये प्रॉब्लम होगी। डेबिलिटेड मेलिफिक इन लग्न 7th हाउस और 8th हाउस एंड एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक। आपका नीच का ग्रह कोई भी अशुभ ग्रह 7वें या 8वें भाव में बैठा हुआ है और उसे मेलिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी भी ये कपल की डेथ के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इन दिस वे आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए हैं, इन्हें आप नोट करके रखें। जब भी आपके पास प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, हालांकि ये लास्ट में जो मैंने आपको बताया इस तरीके के प्रश्न तो अक्सर नहीं आते, कोई भी आपसे नहीं आकर पूछेगा कि दोनों की डेथ तो नहीं हो जाएगी, मगर आप देख सकते हो प्रश्न कुंडली से यदि बाय द वे आपके पास प्रश्न आ सकता है, आप इन्हें नोट करके रखें, आप लगाएं, आप आश्चर्यजनक रूप से सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया। एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल आपका सटीक है, आपकी भविष्यवाणी आपकी 80 to 90% एक्यूरेट जाएगी यदि इन कॉम्बिनेशंस को कुंडलियों के ऊपर लगाएंगे तो आज का वीडियो मैं यहीं विराम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।